इम्पल्स ऑफ फोर्स। अब हम पढ़ेंगे इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। जितना ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट विल बी मोर, मीन दैट इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी अपॉन टी। तब ये तो सब सही है, बट इफ द टाइम इंटरवल इज वेरी लो लेस, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। जब टाइम इंटरवल बहुत कम है तो चेंज इन मोमेंटम निकालना बहुत मुश्किल है ना। तो इन दिस केस वी कंसिडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम। हम कंबाइंड इफेक्ट लेते हैं फोर्स और टाइम का व्हेन द टाइम इंटरवल इज वेरी लेस और इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द टाइम इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हिट अ नेल, यदि हम नेल को हिट करते विथ हैमर, द फोर्स इफेक्ट इज वेरी हाई, but how much time it take for the hammer to come to rest is impossible to tell. So in this case we take the combined effect of force and time. Okay, the force multiplied by t is equal to momentum हो गया। तो the force multiplied by time is called the impulse. So the product, the force and the time is called the impulse. Impulse क्या होता है, force और time का जो product होता है that is called impulse. Impulse is again a vector quantity. ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, तो इट गेट केजी मीटर पर सेकंड। ओके, तो दैट्स द यूनिट ऑफ इम्पल्स। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ, दैट इज इम्पल्स ऑफ फोर्स इन एवरीडे लाइफ। व्हाइल कैचिंग अ बॉल, जब बॉल कैच करता है फील्डर तो क्या करता है, वो अपना हैंड बैकवर्ड करता है। जब हैंड बैकवर्ड करेगा उससे क्या होगा, जो बॉल उसके हाथ में जो गिरेगी, द टाइम विल इंक्रीज ड्यू टू विच द फोर्स विल डिक्रीज। जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, तो इम्पैक्ट ऑफ द बॉल ऑन द हैंड विल बी लेस, तो इसलिए उसके हाथ में ज़्यादा छोड़ने लगे, इट विल नॉट हर्ट हिम बैडली। ओके, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, अ पर्सन फॉलोइंग ऑन अ सीमेंटेड, यदि कोई आदमी सीमेंटेड उसमें गिरता है, फ्लोर में गिरता है और दूसरा आदमी सैंड में गिरता है, तो इट इज he get hurt more on the cemented floor as compared to the sand floor। क्यों, उसमें क्या होता है, द टाइम इंटरवल इज वेरी लेस, मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, टाइम इंटरवल बहुत कम है, उससे काम फोर्स ज़्यादा तेज लगता है एंड दैट्स व्हाई इट he got hurt। but in case of the sand, the time his foot get uh, his foot get embedded into the sand, due to which the time interval increase and hence the force is less। So these are the few examples of Newton's second law in our daily life। Newton's third law, for every action there is equal and opposite reaction। हर एक एक्शन के लिए उतना ही अपोजिट रिएक्शन, जी एक्शन यहाँ क्यों लगा तो रिएक्शन यहाँ क्यों लगेगा, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है विच कम इन आवर डेली लाइफ। पहला है, व्हेन वी हिट विद अ फिस्ट ऑन द वॉल, our fist get hurted, this is because of the reaction of the wall। okay, second is recoil of a gun, when we fire blood from the gun, the gun recoil back due to the reaction of the bullet which move in the forward action, तो उसका रिएक्शन जो ब्लड का पीछे की ओर आएगा, ठीक है। ओके, दैट इज द रिकॉइलिंग ऑफ गन। थर्ड इज द वो रॉकेट, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट या रॉकेट मोशन, जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं उसमें क्या होता है, इट एक्सपेल अ गैस विद लॉट ऑफ प्रेशर, ड्यू टू विच there is a reaction of the press, there is the reaction due to the pressure on the rocket which move it upward। okay, जो गैस हो तो नीचे की ओर आती है, इसका रिएक्शन करता है कि जो रॉकेट इट मूव अपवर्ड। ओके, एंड फोर्थ इज मूविंग ऑन वॉकिंग ऑन अ फ्लोर विद अ फूड, तो द रिएक्शन ऑफ द वॉल इज एक्चुअली ऑन द फूड, दैट इज, ठीक है। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये हो गया आपका न्यूटन थर्ड लॉ कंप्लीट। ग्रेविटेशनल फोर्स, when there are two bodies of any masses and any composition, कोई मास है या उनका कोई composition हो, there is always
some force of attraction between the two bodies. कोई भी दो bodies है उनके बीच में कुछ ना कुछ force of attraction होगा. This law was stated by Newton's law of gravitation. He stated that there is some force of attraction between the two bodies which is placed at a distance r, and the force of attraction is directly proportional to their masses. उनके masses के ऊपर directly proportional है and inversely proportional to the square of the distance between them. और inversely proportional है जो भी उनके बीच में distance है, suppose it is r, तो square होगा r के inversely. यदि r बढ़ेगा, यदि distance बढ़ेगा, force of attraction क्या होगा, कम होगा. उससे इसने इक्वेशन निकाली. F already I have derived it. F is directly proportional to m1 m2 upon r square. तो F is equal to g m1 m2 upon r square. G is जो कैपिटल G है, F is equal to g m1 m2 upon r square. तो जो G है वो कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. एंड इसकी वैल्यू निकाली थी. G इज इक्वल टू क्या हुआ, G इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 है. तो इसकी वैल्यू by calculation it came out to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Noted 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kg square. That is the value of G, gravitational constant. अब एक टर्म आता है acceleration due to gravity. ये gravity weight क्या होता है? We know that the weight of the body is mass into gravity. जो हमें लग रहा है ना gravity is acting on us, तो जो वेट होगा वो वेट वी एक्चुअली मेजर द वेट, तो वेट होगा मास इनटू ग्रेविटी m इनटू g. ओके, तो w इज इक्वल टू m इनटू g, दैट इज वेट. एंड हाउ विल कैलकुलेट g बाय दिस इक्वेशन, यूनिवर्सल लॉ. तो mg वेट इज इक्वल टू क्या है, फोर्स क्या है उसका, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. m मास मान लीजिए 1 kg, तो जो स्मॉल g आएगा will be equal to gm upon r square. तो इससे कैलकुलेट करके द वैल्यू ऑफ g कम आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, वेट क्या है, वेट आया mg, और ये वेट क्या है, फोर्स ही है. डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? मास इज द मैटर कंटेंट. आपके बॉडी में कितना मैटर कंटेंट है, दैट इज कॉल्ड द मास. While the weight is the gravitational force, जो gravitational force होती है that is called the weight. मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो डायरेक्शन को डिपेंड करता है. इट्स ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, ग्रेविटी डाउनवर्ड की ओर है. थर्ड, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज केजीएफ. मास रिमेन कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट आपको वेरी कर सकता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. जो ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी करता है, तो दैट्स व्हाई द वेट में आल्सो वेरी. These are the main difference between the mass and the weight. Okay, this is the formula for the derivation of acceleration due to gravity. F is equal to g me. Me is the mass of earth and m is the mass of body, and upon r square. R is the radius of the earth, इसका square. तो the force on the body due to the earth, कोई बॉडी की फोर्स होगा वो इज इक्वल टू इट्स वेट, एंड वेट इज m इंटू जी. तो mg इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, रेडियस ऑफ द अर्थ. एंड g इससे आपका आ गया g मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर ई स्क्वायर. एंड कैलकुलेटिंग ऑल, पुटिंग ऑल द वैल्यू मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ एंड g की वैल्यू रख करके जो g की वैल्यू आती है वो आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वेट जो होता है, वेट की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट, इट्स kgf, and 1 kgf is equal to 9.8 Newton. ये make a note this of this 1 kgf is equal to 9.8 Newton. Okay. The gravitational unit of force is kgf. 1 kgf is the force on the body of mass 1 kg by the earth, or we can say due to gravity. That is 1 kgf is equal to 9.8 Newton. That's the relationship between kgf and Newton. Okay, so 1 kgf is equal to 9.8 what Newton.
That's conclude your whole chapter. And all the three equation of motion for a free fall body I have already explained earlier only. Okay, for a free fall, when it is zero, when the initial velocity is zero, when the final velocity is zero, and what is the height, how to calculate, I have already told you. And the numerical problem will I will solve it later on. That's conclude your chapter equation of motion and the Newton's three law. Okay.